व्हाट्सअप माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रजा शर्मा और आज मैं आपका चैप्टर 4 क्लास 9th के लिए शुरू करने जा रहा हूं। और उस चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? आपका चैप्टर 2 हम पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स, और चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम आपका जो नया चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं। सारा कुछ जो है एनसीईआरटी से बेस्ड है, एनसीईआरटी से ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा है? पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल होती है और उसकी डिग्रीज के बारे में भी पढ़ा था, राइट। तो सबसे पहले डिग्रीज क्या होती थी? किसी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री बोलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, क्लियर है। और लीनियर इक्वेशन से भी पहले मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी पॉलिनोमियल में ही। वो दो चीज थे आपकी, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट आपके क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स का मतलब होता है जो आपके अल्फाबेट्स हो या फिर ऐसे अल्फाबेट्स जिनकी वैल्यू वेरी करती है, यानी कि वो विच कैन एक्सेप्ट एनी वैल्यू, जिनमें हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। और जो कांस्टेंट हमारे होते हैं, कांस्टेंट में क्या होता है? कांस्टेंट हमारे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यूज हमारी फिक्स होती है। तो ये हमने पढ़ा था। तो इसके बाद ही अब हम लीनियर इक्वेशन की बोले तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री इक्वल टू क्या होगी? 1 आपकी जो है वही होती है, मतलब जो डिग्री जो होती है उसी को हम हाईएस्ट पावर भी बोलते हैं, क्लियर है यहाँ तक। और अब बात आ रही है वेरिएबल्स की, तो ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 हो और साथ में दो वेरिएबल्स इनमें आते हो, दो अल्फाबेट्स आते हो, वो आपके लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो इसकी जो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की, तब वो होती है ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो है लीनियर पेयर की दो वेरिएबल में जो होती है लीनियर पेयर, उनकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम बात करें a क्या है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो a है। कितना है? a है। और कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो b दिया है। और जो c आपका होता है वो क्या होता है? c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल में सारा कुछ हमने पढ़ा होता है, यहाँ तक कोई डाउट होता नहीं है। तो और देखिए दूसरी बात, हम लीनियर पेयर के अगर सॉल्यूशन की बात करें, जैसे एक लीनियर पेयर का एग्जांपल जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स का सिंपल सा एग्जांपल है। अब देखिए हमेशा याद रखिए हर लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं उनके कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। तो वो सॉल्यूशन निकलते कैसे हैं? तो देखिए किसी भी x की वैल्यू के लिए आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं या इसका वाइस वर्सा कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स। यानी कि किसी y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू निकलेगी और किसी x की वैल्यू के लिए आपकी y की वैल्यू भी निकलती है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसपोज हम करते हैं, यानी कि साइन चेंज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चीज़ों को ले जाते हैं, तो उनका क्या होता है? साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि जो प्लस वाला होता है वो माइनस में होता है, मल्टीप्लाई वाला डिवीजन में जाता है और डिवीजन वाला मल्टीप्लाई में जाता है। तो यानी कि प्रत्येक x की वैल्यू के लिए हम उसकी y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, y की वैल्यू के लिए हम उसकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहे थे हम सॉल्यूशंस के बारे में कि लीनियर पेयर मैंने गलत बोल दिया, वो तो 10th का है। जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं टू वेरिएबल्स में, उनके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? हाउ मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? तो उसका एक ही आंसर होता है देयर मे बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, देयर मे बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि प्रत्येक x की वैल्यू के लिए आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रत्येक y की वैल्यू के लिए आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई केस नहीं होता है कि नो सॉल्यूशन होगा या फिर सिंगल सॉल्यूशन होगा या फिर दो सॉल्यूशन ही होंगे या तीन होंगे। आप इसमें जितने चाहे उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसीलिए से बोल देते हैं कि ये जो है इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपके होते हैं। किसमें? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। तो सिर्फ इसका यही एक बेसिक है, डिग्री 1 होती है, दो वेरिएबल इसमें आते हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाती है। सॉल्यूशन अभी हमने पढ़ा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई।
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका ए होता है एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई आपका बी होता है एंड सी इज योर कांस्टेंट टर्म। तो हम सीधे सीधे आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 है उस पर चलते हैं और साथ में इनके क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए फिर चलते हैं और आगे जो है एक्सरसाइज 4.1 से आपके शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे इनमें क्या क्या दिया हुआ है। चलिए तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 में बात कम करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही बता रहा हूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे, आप मैच कर सकते हैं, इसीलिए मुझे लिखने की कोई जरूरत है नहीं है। और देखिए एक बात और याद रखिए, लीनियर इक्वेशंस जब भी हम सॉल्व करेंगे दो वेरिएबल की, तो आपको क्या है, आपको अपने आप पता पड़ जाएगा जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा उसमें किसी दो ऑब्जेक्ट, दो पर्सन, दो व्यक्ति, दो वस्तु, कोई भी चीज हो, दो दी होंगी, उन दो के बीच में कंपैरिजन होगा, उन्हीं के अकॉर्डिंग कंडीशंस भी दी होंगी क्वेश्चन में। तो आपको उन दोनों चीजों को, एक को x मान लेना और एक को y मान लेना। वैसे हमारा जो x और y में चलता है, आप चाहें उनको कुछ और भी मान सकते हैं, u भी मान लीजिए, एस टी मान लीजिए, आर एस मान लीजिए, लेकिन हम जनरली x और y ही पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसीलिए हम सारी चीजें कंसीडर कर लेते हैं आपके x और y के अंदर। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 4.1 में एनसीईआरटी से मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, उसके लिए देखते हैं वो करवा क्या रहा है। देखिए ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, एक आपको नोटबुक दी है, मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूं। अ कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और विद इन ब्रैकेट भी इसमें दिया है, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ पेन टू बी रुपीज वाई। इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं क्वेश्चन को, क्या क्या रहा है। ये कहता है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। देखिए सबसे पहले यहाँ दो चीजें आपको मिली, एक मिली आपको नोटबुक और दूसरा मिला आपको पेन। अब जो रिलेशन बन रहा है यहाँ इन दोनों के बीच में ही बन रहा है, और उसने ब्रैकेट में जो क्वेश्चन दिया उसमें कह भी रखा है कि जो कॉस्ट ऑफ आपकी जो नोटबुक है, नोटबुक की कॉस्ट को आपको एक्स रुपीज मानना है और जो पेन की कॉस्ट है उसको आपको वाई रुपीज मानना है। तो क्लियर है यहाँ तक? अब ये कह रहा है, इसका रिलेशन दिया है कॉस्ट ऑफ पेन में और कॉस्ट ऑफ नोटबुक में। वो दिया है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जो नोटबुक की कॉस्ट है, जितने रुपए में नोटबुक आ रही है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, वो दो गुनी है, ट्वाइस है, टू टाइम्स। किसकी? पेन की कॉस्ट की। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज टू टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको कंडीशंस देखनी है और उनके हिसाब से इक्वेशंस बनानी है, तो आपको क्या करना होता है, आप उनको पीछे से पढ़िए। पीछे से पढ़ने का मतलब, जैसे ये सेंटेंस है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो पेन से शुरू करिए, यानी कि कॉस्ट ऑफ ए पेन आया। अब कॉस्ट ऑफ ए पेन का ट्वाइस, यानी कि ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो कॉस्ट ऑफ ए पेन को ट्वाइस कर दीजिए, इक्वल लगाइए, वो किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। तो इसी को, इस स्टेटमेंट को हमें लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। सिंपल है। तो हम देखिए सबसे पहले हमने क्या माना, लेट कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक बी रुपीज एक्स। एक्स रुपए हमने माना एक नोटबुक का कॉस्ट। क्लियर है? अब इसके बाद वो ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ वन पेन हमने मान लिया बी रुपीज बाई। अब देखिए दोनों आपके पास आ गए हैं, लेकिन रिलेशन क्या दिया है इसमें, वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो मैं ये कह रहा हूं पीछे से पढ़िए, कॉस्ट ऑफ ए पेन कितनी? बाई। अब कॉस्ट ऑफ ए पेन का ट्वाइस, तो 2y। ये 2y ही आपकी क्या है? कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो x इज इक्वल टू 2y। क्लियर है? बन गई इक्वेशन। इसमें आप इतना ही लिख सकते हैं, यही आपकी इक्वेशन है। या फिर आप इसे इधर ले जाएंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं। या तो आप ऐसे लिख लीजिए या आप ऐसे लिख लीजिए, यही आपकी इक्वेशन हो गई, जिसको आपको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना था इस वर्ड प्रॉब्लम को। और बहुत ही आसान है, अभी तो सबसे पहला क्वेश्चन और आसान भी है। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो है आपको इसमें 8 क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब सेकंड क्वेश्चन के 8 पार्ट है, और उन 8 पार्ट में आपको करना क्या है, वो उनको
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में वो गिवन है आपको, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और वो ये कह रहा है उसमें आपको क्या करना है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो है ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो अब जो है जो गिवन पार्ट है आपके 8 जो हमें सॉल्व करने, उनमें आपको करना क्या है, उनको इस फॉर्म में लिखना है और साथ में ए बी एंड सी की आपको वैल्यूज बतानी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है इसका, वो कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, उसके ऊपर बार लगा हुआ, 5 के ऊपर बार लगा, कोई बात नहीं, यहाँ समझाने के बार का मतलब होता है सेम नंबर का रिपीट होते रहना, लेकिन यहाँ पे उस चीज की हमें मतलब नहीं है उस चीज से, बिकॉज हमें तो सिर्फ कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो इसके फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y एंड माइनस ए प्लस का इधर, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इधर कितना रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जिस इसके अकॉर्डिंग हमें इसे लिखना है। अब इसे हम इससे कंपेयर करेंगे, तो देखिए यहाँ ए क्या है, ए जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। बी जो होता है वो बाई का कोफिशिएंट होता है एंड दैट इज योर 3। और सी की अगर हम बात करते हैं, तो सी की जो वैल्यू देखिए यहाँ सिर्फ सी की वैल्यू है 9.35 नहीं आएगा, बिकॉज जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो सारी की सारी प्लस में होती है, जो उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपके हो रहे होते हैं, इसीलिए इसको हम प्लस का मानते हुए सेम माइनस में लिखते हैं, बिकॉज तो ए की वैल्यू सी की वैल्यू हो गई आपकी माइनस 9.35 का बार। क्लियर है, ए स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और एबीसी की आपको वैल्यूज बता दी यहाँ पर। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, वो कह रहा है x माइनस बाई अपॉन 5 इज इक्वल टू सॉरी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब कर सकते हैं इसे, करना क्या है इसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू देखिए x के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होने से ही उस नंबर में नो चेंज होता है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 हुई, b की वैल्यू यहाँ पे देखिए इस जो माइनस बाई अपॉन 5 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन 5 को बाहर कर लीजिए और बाई लिख लीजिए, तो इससे आपको क्या पता पड़ जाएगा कि जो बाई का कोफिशिएंट है वो माइनस 1 अपॉन 5 है। क्लियर है यहाँ तक, तो जो b की वैल्यू हुई वो होगी माइनस 1 अपॉन 5 और c की वैल्यू अगेन माइनस के 10 हुई। तो क्लियर है, हमें क्या करना था इसमें यहाँ तक, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया और उसके बाद एबीसी को कंपेयर कर। बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहा है, कुछ नहीं है इनमें ऐसा खास। और देखते हैं इसके 2-4 क्वेश्चंस फटाफट से। देखिए और इसमें क्या दिया है, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में दिया -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये थर्ड क्वेश्चन है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, -2x प्लस 3y प्लस का 6 इधर आया, माइनस का 6 हो गया, तो ये 0 हो गया। देखिए आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा आपकी इक्वेशन का, उसको कभी भी हमको नेगेटिव नहीं लेना है। तो नेगेटिव नहीं लेना तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन बोल दीजिए, या फिर हम ये बोल देते कि दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ, वैसे लिखते नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई नेगेटिव साइन से हमने ये कर दिया। तो देखो उससे क्या होगा कि ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, साइन चेंज होता है जब भी माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 2x प्लस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 3y और ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, b की वैल्यू -3 हो जाएगी और c की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। बहुत ही आसान है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो इस तरह दिया है x इज इक्वल टू 3y। आप इसे भी एक साइड में ले आएंगे तो प्लस का 3y इधर आके माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू अगेन -3 हो जाएगी, और जो c की वैल्यू रही यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपना है ही, तो वो हो जाएगी 0। वो फुली आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा टिपिकल इसमें कुछ ऐसा है नहीं। चलिए फिर और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि आपका 5 क्वेश्चन दिया है, इसमें 5 क्वेश्चन दिया है 2x इज इक्वल टू -5y। तो देखिए ये
-5 पे इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई। अगेन c आपका कांस्टेंट टर्म जो होता है कांस्टेंट टर्म वो दिया ही नहीं है तो c की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। ऐसे ही 6 क्वेश्चन पे अगर हम चले तो 6 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो गया लेकिन ये भी काफी आसान है। तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो देखिए x का कोफिशिएंट तो ऑब्वियसली 3 हो गया a की वैल्यू, लेकिन यहाँ y तो है ही नहीं, यानी कि जो y वाले वेरिएबल का जो टर्म होता है कंप्लीट वो गायब है यहाँ से। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि y का टर्म गायब है तो जो y का कोफिशिएंट होता है ना b वो 0 रहा होगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करने से ही सारी वैल्यू कैंसिल हो जाती है आपकी। और कांस्टेंट टर्म c आपका 2 दिया है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली 7th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 7th क्वेश्चन में y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए। देखिए अब यहाँ पे x का वेरिएबल नहीं है तो x का टर्म नहीं है तो सेम इसी की तरह a की वैल्यू 0 लेकिन b की वैल्यू 1 हो जाएगी बिकॉज y दिया है, और c की वैल्यू आपकी माइनस के 2 हो गई। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें 8 तो वो दिया 5 इज इक्वल टू 2x। अब इसे इधर ले जाइए, एक ही बात होती है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ से a की वैल्यू 2 हो गई, b अगेन 0 होगा बिकॉज भाई का कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे, और c की वैल्यू आपकी -5 हो जाएगी। होपफुली मैंने आपके पूरे सेकंड के 8 पार्ट आपको करा दिए और ये 4.1 आपकी कंप्लीट मैंने करा दी है। और होपफुली आपको लीनियर इक्वेशंस का जो इन टू वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, कैसे एबीसी की वैल्यू लिखनी है और क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कितनी डिग्री होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन में, वो सारा क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर हम इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के कॉन्सेप्ट है उन्हीं पे सीधे सीधे चलते हैं। और अब हम आप क्या क्या शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2 और उसी के जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपके किस तरह के क्वेश्चन के लिए कौन से कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई होंगे। ठीक है, चलो फिर फटाफट से चलते हैं। बहुत ही ये जो 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स है इसमें जो शुरुआत के 5-6 चैप्टर्स हैं वो बहुत ही आसान है कंपेरेटिवली जो आगे के चैप्टर्स आपके आएंगे। ठीक है, इनमें कुछ बहुत ज्यादा ना तो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस है। अब देखिए इसमें जो आगे का पार्ट है आपका यानी कि एक्सरसाइज 4.2 के लिए वो क्या है, उसमें हमको पढ़ना है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है हमें। तो सॉल्यूशन में ऑलरेडी अभी जब मैंने अभी बेसिक शुरू किया था उसी में बताया कि इसमें कितनी भी एक x की वैल्यू के लिए आप जितने चाहो उतनी y की वैल्यू निकाल सकती हैं और उतनी y की वैल्यू के लिए आप जितनी चाहो उतनी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आपको इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना है कि अगर आपसे वो कहीं पूछ लेता है कि इसमें बता दीजिए कि इसमें पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन में आपके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आप सीधे सीधे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन पे सॉरी ऑप्शन पे क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम आपकी एक्सरसाइज 4.2 जो है वो शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इसमें y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 एक लीनियर इक्वेशन दिया दो वेरिएबल में। आप इसे और कैसे लिख सकते हैं, इसे और लिखा जा सकता है 3x प्लस का y इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। जैसे चाहे वैसे आप इसे लिख लीजिए। इसमें अब वो कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। इन इक्वेशंस के लिए आपको ऑप्शन दिए हैं 3 ऑप्शन, तो पूछ रहा है उनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा और उसका रीजन भी पूछ रहा है कि वाई क्यों होगा। तो देखिए 3 ऑप्शन वही है, पहला है यूनिक सॉल्यूशन वो दे रहा है ऑप्शन में, दूसरा दे रहा है वो 2 सॉल्यूशन, तो 2 सॉल्यूशन होंगे बस, और थर्ड वन में वो कह रहा है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा, और ट्रू होगा तो वो क्यों होगा। तो ये ऑलरेडी यहीं पे मैंने जस्टिफाई कर दिया जो अभी मैंने ऊपर आपको एक प्रॉपर्टी बताई, क्योंकि यूनिक हो नहीं सकता, क्योंकि आप x की कितनी भी वैल्यू रख लीजिए उसके लिए आपकी y की वैल्यू आती जाएंगी। इसीलिए हम सीधे सीधे क्या बोल देते हैं कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
चलिए फिर आगे जो आपका सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 4.2 का, उसमें हम चलते हैं और देखते हैं कि 4.2 में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के हो रहे हैं सेकंड पार्ट में। तो देखिए इसमें कह रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। चार सॉल्यूशंस हमको निकालने को कह रहा है वो, और आपको 3 इक्वेशंस दिए हैं इसमें। तो सबसे पहले पहली का ही देख लेते हैं कि ये इक्वेशन है 2x + y = 7। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, और इसके आपको कितने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं? वी हैव टू फाइंड आउट द 4 सॉल्यूशंस। तो देखिए, तो आप या तो यहां से क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए सबसे पहले, या y की निकाल लीजिए, चॉइस इज योर्स। तो देखिए जैसे अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं, मैंने वो ट्रांसपोजिशन मेथड बताया, यानी कि कुछ नहीं, LHS और RHS में इधर उधर वेरिएबल्स और टर्म्स को ले जाना है। तो वो क्या करते हैं हम, देखिए अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, सबसे पहले y इधर प्लस का है, तो 7 के इधर जाके राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा, और x के साथ में 2 मल्टीप्लाई में, तो वो आ जाएगा आपका डिवाइड में। क्लियर है यहाँ तक? अब आप वैल्यूज पुट करते जाइए और काम करते जाइए। देखिए या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, अगर आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकाले तो उसके लिए आपको y की वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, या फिर आप इसे और कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से y छोड़ता हूँ तो y = 7 - 2x भी मैं कर सकता हूं। क्लियर है? तो यहां से आप कहीं से भी एक दो वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो करते हैं फिर। अब सपोज मैंने यहाँ पे सबसे पहले फॉर x = 0 रख दिया, x की वैल्यू मैंने 0 ली। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पे बात करता हूं तो उसके लिए y की वैल्यू आएंगी, या अपॉन मत समझ लेना, मैंने वो हेडिंग बना दिया। तो y की जो वैल्यू आएंगी, देखिए 7 - 2 × 0, x की जगह मैं 0 रखा तो 2 × 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो फॉर x = 0 पे y की वैल्यू 7 आ गई। तो जो इसका फर्स्ट सोल्यूशन निकल के आया, वो देखिए जो कोऑर्डिनेट अभी हमने करे थे ना x, y, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसी के अकॉर्डिंग इनको हम लिखते हैं। तो लिखने का मतलब 0, 7 इसका एक सॉल्यूशन हो गया। सेकंड सॉल्यूशन की बात करें तो कुछ भी मान लीजिए, अगर मैं माना सपोज x की वैल्यू में 1 लेता हूं, तो उसके लिए जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, y की वैल्यू होगी, देखिए 7 - 2 × 1, तो 2 रह जाएगा, तो ये हो गया 5। यानी कि सेकंड सॉल्यूशन यहाँ पे कितना आ गया, 1,5, y की वैल्यू 1 आ गई, एंड सॉरी x की वैल्यू 1 आ गई, एंड y की वैल्यू 5 आ गई है। ऐसे ही आप अदर जितने चाहे उतने सॉल्यूशंस इसके निकाल सकते हैं। 4 के आप 10 निकाल लीजिए, 20 निकाल लीजिए, आपकी चॉइस है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसमें, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है, मैं ये बता देता हूं कि πx + y = 9। अब आप कहेंगे कि ये पाई को हम कैसे कैंसिल करें, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहली बात, आप यहाँ पे x की मैं वैल्यूज पुट करना शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट सॉल्यूशन निकालूंगा, तो देखिए मैंने जो x की वैल्यू, देखिए एक ऐसी वैल्यू लो जिससे आपकी पाई कैंसिल हो सके। तो पाई कैंसिल करने के लिए सपोज मैंने x की वैल्यू को 1/π पुट कर दिया। कितना पुट कर दिया, 1/π। अब इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो ये देखो इस तरह आएगी पाई, और x की जगह आपका 1/π + y = 9। तो पाई से कैंसिल हो गई, तो 1 प्लस ये आई इस तरह से, 1 + y = 9, और यहां से y की जो वैल्यू आपकी आई वो 9 - 1 आई, तो ये आपकी 8 आ गई। क्लियर है? यानी कि जो फर्स्ट सोल्यूशन इसका निकल के आया वो आया x की वैल्यू 1/π, y की वैल्यू 8। क्लियर है? सेकंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए सेकंड सोल्यूशन पे आप ऐसे यहाँ पाई मानते जाइए अपॉन में और करते जाइए। तो मैंने यहाँ x की वैल्यू अपॉन मैंने मान लिया 2/π, तो मैंने इसे 2/π माना, तो ये हो जाएगा पाई × 2/π + y = 9, पाई से पाई कैंसिल, और y = 9 - 2 = 7। तो जो दूसरा सोल्यूशन आ गया 2/π, 7। आप इस तरह से 3/5 पुट कर लीजिए, 4/π पुट कर लीजिए, अपन में पाई ले लीजिएगा, जिससे कि आपकी वो पाई कैंसिल हो जाएगी और एक नॉर्मल इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो इस तरह से आप इनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। चाहे आप x की वैल्यू पुट कर लीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी, और चाहे आप तो y की वैल्यू पुट कर लीजिए तो आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी। क्लियर है? तो इसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, वो कह रहा है, देखिए 4 सॉल्यूशन वाला हो गया। अब थर्ड वन है भाई, थर्ड वन में वो कह रहा है, मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूं उसकी, क्वेश्चन की कह क्या रहा है, वो कह रहा है
check which of the following are the solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। यानी कि आपको एक इक्वेशन दी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब आपको इसमें 5 ऑप्शंस दिए हैं और उन 5 ऑप्शंस में आपको x और y की वैल्यूज दी हैं, तो आपको x और y की वैल्यूज को पुट करके देखना है और चेक करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो है वैल्यू है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का और कौन सी नहीं है। तो देखिए जहां पे आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड RHS जो है आपका वो इक्वल आ जाए तो उस कंडीशन में वो जो गिवन वैल्यूज है वो सॉल्यूशन होगी। और जहां पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS वाली कंडीशन आपकी बन रही है तो वहां पे वो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकती। क्लियर है यहां तक? तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में आपको जो कोऑर्डिनेट्स दिए वो 0,2 दिया। तो 0,2 का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू 0 पुट करनी है और y की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो चलिए पुट करते हैं इसमें। तो x की जगह मैंने 0 रखा, -2 और y की जगह आपका 2 रखा इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये तो 2 टू द 4 का है लेकिन वो माइनस का आया, तो माइनस का 4 कभी 4 के इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पे हम बोला LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या ये सॉल्यूशन है? तो ये सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी में बात करें तो दूसरा दिया 2,0, तो 2,0 का तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू आपकी 0 है। तो इसमें अब हम पुट करेंगे तो x की जगह पे 2 आया एंड -2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4। तो देखिए यहां से ये 0 मतलब 2 इक्वल टू 4 कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी आपका नो, ये सॉल्यूशन इसका नहीं है। तीसरी में अगर हम बात करें, ये इक्वेशन में पुट करनी है मैं बार बार। थर्ड में देखिए वैल्यू दी आपको 4,0, तो यहां से हमें पता पड़ रहा है x की वैल्यू 4 पुट करनी है, y की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है। तो x की जगह मैंने y 4 पुट किया, -2,0 कर दिया, तो देखिए आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 होता है। तो यस, ये सॉल्यूशन इसका है। बहुत ही आसान चैप्टर है, इंजॉय भी आ रहा होगा आपको करने में। 4 तो देखिए यहां से ये वैल्यू x की होती है, ये y की होती है। तो अब हम पुट करेंगे तो x की जगह मैंने माइनस का √2 रखा, -2 मल्टीप्लाई ये 4√2, ये इस तरह से रख दिया और ये 4 कर दिया। अब बताइए इसमें कैसे से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो देखिए अभी मैं इसे लिखूं √2 माइनस 4 2 8√2 इज इक्वल टू 4 और माइनस के देखो √2 है ना, तो ये हो जाएगा 1√2 कट रहे हैं, 8√2 में से 1, तो ये माइनस का 7√2 बचेगा। अब ये तो कभी हो ही नहीं सकता बराबर, ठीक है। तो ये भी क्या है, नो सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप वैल्यूज को x एंड y की पुट करिए और उसके बाद देख सकते हैं कि कौन सा आपका सॉल्यूशन होगा और कौन सा आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपकी 4.2 जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ इतना ही है आपका, और जो अब आपका आ रहा है एक्सरसाइज 4.3 में वो बच्चों क्या है, उसमें आपको ग्राफ बनाने हैं। क्या बनाने हैं? ग्राफ। और एक ग्राफ बनाना, इसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने पढ़ी है सेम वही चलना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम बात करते हैं तो हम ग्राफ बनाना सीख चुके हैं, वैल्यूज पुट करके। वो जो चारों क्वाड्रेंट थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट वगैरह वगैरह, और सारी वैल्यूज किसमें आती है, माइनस की, कहाँ प्लस की, तो वो सारी हमने कर ली थी। तो बस इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम दी होगी या फिर इक्वेशन दी होगी, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उनसे x और y से सॉल्यूशन निकालने हैं और उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना है, तो आपकी पूरी की पूरी समस्या हल हो जाएगी। जैसे एक्सरसाइज 4.3 है आपकी, और ये एक्सरसाइज 4.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखिए x प्लस वाई में एक बता रहा हूं, एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे इस इक्वेशन के लिए, तो उसका मेथड क्या है। तो देखिए आप यहाँ पर इस तरह से 3 4 5 वैल्यू आप जितनी चाहे उतनी ले लीजिए, कम से कम 3 तो निकाल लीजिए, 3 या 4 वैल्यू निकाल के चलिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ग्राफ बनाने में आपको आसानी भी होगी। तो देखिए यहाँ से अगर मैं x की बात करता हूँ या y की बात करता हूँ, तो y 4 माइनस x हो जाएगा, 4 प्लस का x इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि सपोज मैंने x की वैल्यू 0 ली, कितनी ली, x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 0 क्या होता है,
4 ही तो बचेगा 4, इस तरह से हो गया। अब मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 2 ली, तो x की वैल्यू 2 ली, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आई वो 4 माइनस 2 ऐसे आएगी, तो 2 बचाएंगे, तो y की वैल्यू 2 हो गई। और सिमिलरली मैंने x की वैल्यू 4 ली, तो 4 माइनस 4 आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो अगर आपको और करना, एक वैल्यू और ले लेते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू को मैंने 6 लिया, क्लियर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 यानी कि माइनस के 2, तो y की वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगी। अब हमको क्या करना भाई, ग्राफ बनाना है, तो अब हम बना के चलेंगे आपका ग्राफ, आपका मतलब क्वेश्चन का। ठीक है, तो यही बना लेते हैं, छोटा सा इधर बन जाएगा, कोई बात नहीं। तो देखिए कोऑर्डिनेट में पढ़ा है हमने, ये आपकी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स डैश बोल देते हैं बाई, और इसे बाई डैश बोल देते हैं। अब एक्स पे वैल्यू जा रही है 6 तक, तो 0 2 का गैप ले लेते हैं, तो 2 4 6, और आपको 1 2 करके लिखना तो कर लीजिए, क्योंकि वैल्यू उतनी ही है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है आपको। और y की वैल्यू बात करें तो देखिए ऊपर तो जा रही है 4 तक, 2 और यहाँ पर 4 मान लीजिए, और माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 आपका इधर हो जाएगा नीचे की साइड में। आप देखिए पहला कोऑर्डिनेट है आपका 0,4, यानी कि जब x की वैल्यू 0 तो y 4, यहाँ नहीं लगाएंगे हम इसे, ये लगाएंगे। तो देखिए ये जो कोऑर्डिनेट आया, ये आया आपका 0,4 आया। ठीक है, 2,2 यानी x पे भी 2, y पे भी 2, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये होगी 2,2। अब है आपका x पे अगर हम 4 लेते हैं, अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो पॉइंट में दिक्कत होगी, तो x की वैल्यू अगर हम 4 ले रहे हैं तो y की वैल्यू उधर 0 आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और x की वैल्यू अगर 6 ले रहे हैं तो y की वैल्यू माइनस के 2 हो रही है, तो कर लीजिए, यानी कि ये 6 के नीचे -2 के सामने आ जाएगा। ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्केल होता है तो बहुत ही स्ट्रेट आती है, तो इसको हम ड्रॉ कराएंगे, तो ये इस तरह से आपकी ड्रॉ हो जाएगी लाइन जो है। ठीक है, और इसी लाइन जो ड्रॉ करते हैं इसी को इक्वेशन का नाम दे देते हैं, या तो ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। इस तरह से ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, बहुत आसान है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे, वो क्या रहा है इसमें, खत्म करते हैं इसे फटाफट से, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, उम्मीद करता हूं कुछ क्वेश्चंस आप भी करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है, बाकी तो आप बना लीजिएगा जो उसके ऑप्शन दिए हैं इसी तरह से, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू, ये अच्छा है। देखिए सबसे पहले इसमें आपको पॉइंट दिए, पॉइंट बोल लीजिए, कोऑर्डिनेट्स बोल लीजिए, 2,14 दिया है, 2,14 आपको दिए, एंड हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। वो ये कह रहा है इनके लिए आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है इन 2 पॉइंट के लिए, यानी कि आपको x की वैल्यू 2 दी है और y की वैल्यू 14 दी है, इनसे आपको एक इक्वेशन डेवलप करनी है। तो हमको आसानी से पता होता है कि सबसे पहले तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म पे हम चलेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी ax प्लस बी वाई, सॉरी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए इनसे हमको x और y की जो वैल्यूज पुट करके एक इक्वेशन को बनाना है, डिराइव करना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम सबसे पहले यही मान लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं ऐसे लेता हूं एक इक्वेशन, तो ऐसे लेने का मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पर 2 प्लस 14, तो हम कितना लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। ये दोनों किसके इक्वल आएंगे, 16 के इक्वल आ रहे हैं। 16 के इक्वल आने का क्या मतलब है, 16 के इक्वल आने का मतलब है कि ये कॉन्स्टेंट टर्म अपना हो गया। अब आप इसके बाद इक्वेशंस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक इक्वेशन आपकी ये हो सकती है, यानी कि ये होने का मतलब है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। यहाँ पे से और क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं लेता हूं सपोज कुछ भी लेता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो ये क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपकी 2 और 3 मल्टीप्लाई 4 y की वैल्यू 14, तो 2 2 जा 4 प्लस 14 3 जा 42 और ये 44 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन निकल के आई ये क्या आ गई, ये आ गई 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 44, और इसी को मैं और क्या लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो एक आपकी ये आ गई, एक आपकी ये आ गई, तो दो इक्वेशन उसने कहा, दो आप निकाल लीजिए। और आगे वो पूछ रहा है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। ऐसी तो आप इनफाइनाइट लाइन्स बना सकते हैं, वैल्यूज रखते जाइए और बनाते जाइए, ठीक है। तो इक्वेशन बन गई तीसरी, चौथी आप कुछ खुद भी बना सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि इफ द पॉइंट 3,4, इसमें भी एक पॉइंट दिया आपको 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, एक गिवन इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, और कोऑर्डिनेट्स दिया या पॉइंट दिया आपको 3,4, यानी कि ये वैल्यू x होती है, ये वैल्यू आपकी y होती है 3,4 में। अब इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ a आपको पुट करना, बहुत ही सिंपल हो गया भाई, कुछ नहीं करना है इसमें। 3y की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, एज इट इज है, x की जगह हम 3 पुट करेंगे प्लस 7, तो ये 4 3 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। तो 3a इज इक्वल टू 12 और प्लस का 7 इधर माइनस का हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और a की वैल्यू आपकी 5 और जो 3 मल्टीप्लाई हो डिवाइड में। इतना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको x और y की वैल्यूज पुट करनी है लीनियर इक्वेशन में और आंसर ले आना, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मैं पढ़ देता हूं पूरा क्वेश्चन। द टैक्सी फेयर इन द सिटी आर एज फॉलोज। टैक्सी का किराया दिया हुआ सिटी में, उसका एक स्टैंडर्ड है और बता रहा है कि वो किराया लगता कैसे है। तो ये कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर जब टैक्सी तय करेगी दूरी, तो द फेयर इज ₹8, यानी कि 1 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितना किराया देना होगा, 8 रुपए। अब उसके बाद एंड फॉर द सब्सिक्वेंटली डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, देन टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर and the total fare as y kilometer, write the linear equations for this information and draw its graph। एक बार समझ लेते हैं इसे। ये कह रहा है कि जो टैक्सी फेयर है, जो टैक्सी का किराया है, पहले किलोमीटर वो कितना लगेगा आपका, 8 रुपए लगेगा, और उसके बाद जितना टैक्सी चलती जाएगी पर किलोमीटर उसके हिसाब से उसका किराया बढ़ता रहेगा। तो बढ़ने का मतलब है फिर जो पर किलोमीटर लगेगा वो 5 रुपए के हिसाब से लगेगा। इसके लिए इक्वेशन बनानी है और फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। सपोज मान लो अगर मैं 10 किलोमीटर चलता हूँ उस टैक्सी से, तो पहले किलोमीटर के लिए तो कितना किराया हो गया, कितना हुआ, तो 8 रुपए कह रहा फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंटली फेयर वो कह रहा है वो 5 रुपए पर किलोमीटर कह रहा है। अच्छा, अब मैं 10 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर का किराया तो उसमें हो गया ना 8 रुपए, तो बचे किलोमीटर कितने, 9। तो उन 9 किलोमीटर के लिए वो कितना ले रहा है, 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है, तो वो किराया हो जाएगा 9 5 जा 45। तो मुझे टोटल रुपए जो देने पड़ गए वो 45 प्लस 8 बराबर 53 रुपए देने पड़ गए। तो हमें यही करना है लीनियर वेव, जो ऐसे ही हमें एक इक्वेशन बनानी है। तो देखिए बना देते हैं फटाफट से। तो देखिए सबसे पहले उसने गिवन भी कहा कि सपोज डिस्टेंस कवर्ड जो हुई, लेट डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर, कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, x किलोमीटर, एंड टोटल फेयर कितना है, इसमें कितना ले रहा है, टोटल फेयर एज ₹22। इसने जो किराया ले लिया ना पूरा, वो ₹22 ले लिया भाई। तो ये ₹22 का जो किराया वो टोटल फेयर है, पहला किलोमीटर मिला के, और बाकी तुम जितना ट्रेवल करोगे। तो अब उसमें ये कह रहा है राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो देखिए सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, वो क्या होती है, ax + by + c = 0। अब देखिए हम लीनियर इक्वेशन बना कैसे सकते हैं। अब इसमें दिया क्या क्या, डिस्टेंस कवर्ड भी x किलोमीटर, तो x किलोमीटर डिस्टेंस हमें कवर है, और हमें पता उसमें पहली किलोमीटर का किराया आपका कितना हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा, और बची किलोमीटर का किराया 5 रुपए के हिसाब से हमें जोड़ना है। मतलब जो है कि मैं लिख देता हूं, चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर जो दिया है वो कितना दिया है, 8 रुपए दिया है, और फिर जो है चार्जेस जो है वो पर किलोमीटर कितने हैं, 5 रुपए के हिसाब से है। तो हम देखिए पहले किलोमीटर का मैं 8 ऐसे जोड़ देता हूँ, वो तो लगना ही लगना है। अब x किलोमीटर वो टोटल चल रही थी,
x में पहले किलोमीटर हमने निकाल दिया यहाँ पे, तो बच्चे कितने x माइनस 1, तो x माइनस 1 और इसका किराया हो गया 5 रुपए से, और टोटल किराया आपका 22 दिया हुआ, समझे इक्वेशन में। तो इसे हम लिख सकते हैं 8 प्लस ये हो जाएगा 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 22, एंड 5x और 8 में से 5 जाते हैं आपके, प्लस के 3 बचेंगे इज इक्वल टू 22, और इसे आप क्या लिख सकते हैं कि 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो आपकी रही इक्वेशन, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को मतलब अब इससे हम ग्राफ बनाएंगे और फिर देखेंगे इसमें करना क्या है। मैं मिटा देता हूं क्योंकि ग्राफ के लिए आपकी जगह नहीं बचेगी फिर जो, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा इसमें करना क्या है आपको। तो देखिए ये आपकी इक्वेशन दी है 5x माइनस वाई प्लस 3, इसमें को आप और क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5x लिख सकते हैं। ये माइनस वाई इधर रह गया, प्लस का इधर माइनस का, और यहाँ से माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई, और ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 3 हो जाएगा, एक ही बात है वो। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू में लेता हूँ, सपोज मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, तो उसके लिए जो y की वैल्यू निकलेगी, देखो 5 की वैल्यू 0 तो ये 0 हो गया, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो एक कोऑर्डिनेट आपका 0,3 आ गया। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 1 5 और 5 3 वो 5 और 3 8 होते हैं, तो 8 हो गई, तो ये हो गई 1,8। और अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू 5 2 10 और 3 13 हो जाएगी, यानी कि 2,13। और अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो जो y की वैल्यू 5 3 15, 5 3 हाँ 3 लिए ना, तो 5 3 15 प्लस 3 18, ठीक है। तो y की वैल्यू 3,18। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात है नहीं, तो ग्राफ हमने बनाया, तो देखिए x पे जो वैल्यूज जा रही हैं वो मैक्सिमम 3 तक जा रही है, लेकिन y पे 18 तक जा रही है, तो हम थोड़ी y के लिए ज्यादा जगह रखेंगे, हम में आएगी। x को मैंने बिल्कुल नीचे कर दिया, ठीक है। ये हमारी x हो गई, ये x डैश हो गई, ये y हो गई, ये y डैश हो गई। इसके बाद देखिए 0 1 2 3, इसे तो सीधे सीधे हमने लिख दिया 1 2 3, y को लिखते हैं 18 तक, तो हम सारी स्टैंडर्ड को 2 2 के गैप में ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अगर 2 लिया है, तो ये लिया 4, ये लिया 6, इस तरह से, और ऊपर लेना 18, तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18 और यहाँ पे 20। तो अब हम करेंगे इसे, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 0,3, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, तो एक देखिए 3 जो रहा होगा ये हो गया दोनों बीच का पार्ट, तो ये रहा, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद और दूसरा पॉइंट 1,8 है, तो x पे 1 है ये वाला, और यहाँ पे 8 है, तो देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा 1, ये इस तरह से एक पॉइंट आपका ये हुआ 1,8। 2,13 करना, देखो 2 यहाँ पे ये लिया मैंने 2 जो है, तो 2 यहाँ पे, तो 2,13 पे अगर मैं चलूंगा तो 13 यहाँ पे आपका पॉइंट ये 2,13 हो गया, और 3,18 की बात करेंगे तो 3 यहाँ पे होगा, और 3,18 ये रहा। तो देखिए ये जो है एकदम से आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई है, क्योंकि बराबर बराबर पैसे वहां पर लग रहे हैं। इसी को हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, y बराबर 5x प्लस 3 लिख सकते हैं। तो फुली आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है वो, और करेंगे फिर इसे। देखिए इसके बाद वो कह रहा है आपको क्या करना है, इसमें एक्सरसाइज निकालना होगा जो है। और देखिए अब आप जो 5 क्वेश्चन है इसका, उसे आप खुद कर सकते हैं, ग्राफ का है, और मैं सीधे आपके 6 क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, 6 7 8, ठीक है। तो ये लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं इसमें 6 7 8, और इन्हें हम देखेंगे इसमें करना क्या है। मैं पढ़ देता हूँ एक बार, आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपका 6 वाला जो है कि 6 क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि इफ द वर्क, मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपका। ये कह रहा है इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी
वर्क डन हो रहा है किसी बॉडी के द्वारा ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this is in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units. ठीक है, तो अभी इसे एक्सप्लेन भी तो करना, बस इंग्लिश से चल दी है तो इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, देखिए वर्क डन हो रहा है किसी बॉडी पे, एक बॉडी है, इस बॉडी पे वर्क लगाया जा रहा है, क्या लगाया जा रहा है, वर्क, वर्क डन हो रहा है ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन हो रहा है तो एक फोर्स भी है वहां पे, फोर्स अप्लाई हो रही है, और वो जो वर्क डन है वो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। ये कहने का मतलब ये कि जब हमने एक फोर्स के साथ इस पर वर्क लगाया, इसको धक्का मार रहे हैं सपोज, तो ये जो है अपनी जगह से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो चेंज कर रही है, तो मान लो हमने इसको पुश कर दिया यहाँ पे, तो ये यहां से खिसक के यहाँ आ गई, ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई, इतनी डिस्टेंस को उसने क्या कर लिया, ट्रेवल कर लिया जब अपने वर्क डन लगाया और इस बॉडी पे फोर्स लगाई। क्लियर है? अब जो है इसके बाद वो ये कह रहा है, बस यही रिलेशन दिया है कि जो वर्क डन लगाने पर जो फोर्स अप्लाई हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई है जब उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया। अब इसी को एक्सप्रेस करना है दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, तो सपोज देखिए आप एक को एक्स ले सकते हैं और एक को वाई ले सकते हैं, देखिए, लेकिन इसने इसमें हिंट भी दी है, हिंट ये दी है आगे की, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम बॉडी बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्सेस। देखिए सबसे पहले कांस्टेंट आपको दिया है, इसमें कांस्टेंट वो लेने को कह रहा है 5 यूनिट्स। क्लियर है? और इसके बाद ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल। बस कुछ नहीं है, देखिए मैंने यहां पे मान लिया कि सपोज वर्क डन जो है वो x है, और इसके बाद वही जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, if the work done of the body of an application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, distance travel के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सपोज उसने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, हमने बाई मान लिया, तो अब हम यहां से क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कि जो वर्क डन है यानी कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये वाला, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स दिया है हमें। और देखिए एक रूल है कि जब भी हम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हमें हटाना होता है तो वहां पे कांस्टेंट वैल्यू हमें लगानी होती है, तो कांस्टेंट वैल्यू जब हमने लगाई तो बस होगी वो ये जो दिया है ना, ये यही k की वैल्यू है एक्चुअल में, तो बस यही हमारी इक्वेशन इसमें बनेगी और फिर हम इसे करेंगे आगे। तो यहाँ पे इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, जब कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 5, तो ये हो गया 5/, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब ये इसमें आगे कह रहा है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन फ्रॉम व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अब ये कह रहा है कि डिस्टेंस को एक बार कितना लिया है इसने, डिस्टेंस क्या भाई, बाई कितनी लिया है, एक बार 2 यूनिट्स, तो उस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, 5 × 2 यानी कि 10। क्लियर है? और दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है कि अगर 0 यूनिट लेते हैं क्या डिस्टेंस ट्रेवल, तो जो है वो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, ठीक है, जब डिस्टेंस ही नहीं चली, उसने पोजीशन ही चेंज नहीं हुई, तो वो वर्क कैसे लग गया, क्लियर सी बात है, ठीक है, फोर्स वहां पे बैलेंस हो गई या लगी नहीं, बहुत ही आसान है, या कुछ फिजिक्स जैसा क्वेश्चन हो गया था, कुछ नहीं है। चलिए फिर आगे चलते हैं, इसके 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, फटाफट से देखते हैं। यामिनी, देखिए 7 क्वेश्चन कह रहा है, मैं पढ़ देता हूँ कि यामिनी एंड फातिमा 2 लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th की, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवार्ड द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। क्वेश्चन है, ये सब फालतू की लैंग्वेज है, वो ये कह रहे हैं कि यामिनी एंड फातिमा जो 2 लड़कियां हैं उन्होंने 100 रुपए जो है कंट्रीब्यूट किए हैं, पैसे वैसे लेने का मामला है, तो वो लाइन लिख दी है उसने, कुछ नहीं है, दोनों मिला के कितने रुपए दे रही है, 100 रुपए दे रही है, उसी के लिए इक्वेशन बनानी है, तो उसमें करना है क्या, बस हो गया, एक को x मान लो एक को y मान लो, तो दोनों बना के कितने हो गए, 100 हो गए, x + y = 100 हो गए। क्लियर है? तो मान लो हो गया, यामिनी का कंट्रीब्यूशन हमने कितना मान लिया है, यामिनीज कंट्रीब्यूशन बी ₹x। क्लियर है?
एंड फातिमा, फातिमा का जो कंट्रीब्यूशन है ₹20 ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसके लिए लीनियर पेयर बना। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है, टोटल कंट्रीब्यूशन जो हुआ है वो हुआ ₹22, सॉरी ₹100 का, ठीक है। तो दोनों का मिला के x + y = 100 इज योर लीनियर पेयर, ऐसे ऐसे लिख लीजिए, दोनों ही आपकी ठीक है। तो आ गई लीनियर पेयर। ग्राफ तो आप खुद ही बना सकते हैं। अब चलिए एज इट इज आपका 8 क्वेश्चन और मैं आपको समझा देता हूं और फिर आपको क्लियर हो जाएगा, और उसी के साथ में आपका इस चैप्टर का श्री गणेश भी आज ही हुआ था और बी एंड भी आज ही इसका हो जाएगा। नहीं अभी तो नहीं होगा, मैं गलत बोल गया, 4.4 भी है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, वैसे उसमें कुछ खास नहीं है। देखो ये कह रहा है कुछ नहीं है, फॉरेनहाइट वाला फॉर्मूला दिया है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, पढ़ने बढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 9/5C + 32, ये कुछ नहीं है, फॉर्मूला सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने का, या फॉरेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। एक वैल्यू दी होगी तो सी की निकाल लेना, सी की दी हो तो एफ की निकाल लेना, तुम्हारा काम इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक बात बोली है इसने कि इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हमें ऐसी इक्वेशंस यहाँ पे बतानी है। 2 क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं। फोर 4.4 में वो कह रहा है 2 कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पैरेलल का मतलब है या तो आप इसे एक्स एक्सिस के पैरेलल कर दीजिए, या फिर आप वाई एक्सिस के पैरेलल कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गई। अब चलिए मैं इसके क्वेश्चन कराता हूं फटाफट से, 2 ही क्वेश्चन है इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए जो y = 3 एज एन इक्वेशन अगर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको देखो 2 तरह से वो रिप्रेजेंट करवा रहा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि इसको एज अ 1 वेरिएबल, देखिए सिर्फ अगर 1 वेरिएबल की बात करेंगे तो 1 वेरिएबल में इसका क्या होगा, एक सिर्फ आपको लाइन बनानी है। तो इधर पॉजिटिव आते हैं हमारे राइट हैंड साइड में और इधर आपके नेगेटिव आते हैं। तो नेगेटिव से हमें मतलब नहीं है, तो रिप्रेजेंट करेंगे तो यही आपकी वाई होगी यहाँ पर, ठीक है। और अगर वो 2 वेरिएबल की अगर आपसे कहता है तो 2 वेरिएबल में आप कैसे लिखेंगे, 2 वेरिएबल में लिखने का मतलब हो जाएगा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी x + b/y + c = 0। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देखिए x की वैल्यू तो यहाँ 0 हो गई, सीधी सी बात है, और y की वैल्यू आप 3 ले लेंगे। तो आपको करना इस तरह रिप्रेजेंट है, ये x हो गया, ये x' हो गया, y और y' हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो इधर 1 2 3 मानेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी ये वाली। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वही हो गया बस नॉर्मली जैसे हमें लिखना होता है। क्लियर है आपके 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में आपको कैसे लिखने हैं। एज इट इज आपका दूसरा क्वेश्चन और है और वही लास्ट क्वेश्चन है, और उसी के साथ में आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे होंगे और मैंने समझाए होंगे, और आपको एक एक सारे के सारे जो पॉइंट्स जितने भी एक्सप्लेन किए गए वो आपने समझे होंगे होपफुली। तो देखिए ये 1 वेरिएबल में अगर हम इसे करेंगे तो 1 वेरिएबल का मतलब हो जाएगा 2x = 9/2, माइनस का 9/2 माइनस का। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि देखिए 2 4 8 एंड 2 5 10, ये माइनस की 4.5 वैल्यू हो गई। और एक पे करेंगे सिंगल लाइन पे, तो सिंगल लाइन पे करने का मतलब ये माइनस की वैल्यूज है, तो इधर चलेंगे जैसे -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो -5 और -4 के बीच में आपका -4.5 आएगा, यही वैल्यू आपकी x की वैल्यू होगी। क्लियर है। अब इसी को मुझे 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो मैं कैसे करूंगा, उसको ऐसे लिख देंगे। सिंपल सी बात ये है कि उसमें भी यही करना है, सिर्फ x की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ उसको 2 एक्सिस पे
आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है, लिखना है यहाँ से वही है -1 -2 -3 -4 एंड -5, और ये वैल्यू यहाँ पे आपकी -4.5 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक जो आपका चैप्टर ये लीनियर पेयर जो कंप्लीट हो गया, और आपने यहाँ तक समझा होगा, सारी सोल्यूशन हो गए। एक दो जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए क्योंकि वो आसान थे और काफी बेसिक थे, जो क्वेश्चन मैंने कराया उन्हीं के बेस पे वो हो जाने थे। ठीक है, तो अब आपसे आगे मुलाकात होगी आपके नए कॉन्सेप्ट्स और नए चैप्टर के साथ में। और जाने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और तब तक अच्छे से रहिए, खुश रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।